तेलंगाना के शादनगर में वेटरनरी डॉक्टर की इस्मत रेजी और कत्ल के मामले में मौसूल मुलजमीन को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की जा रही है। मुल्क भर में लोग सड़कों पर निकलकर एहतजाज कर रहे हैं। दिल्ली में भी तलबा और दीगर तंजीमों ने जमकर एहतजाज किया। जंतर मंतर पर धरने पर बैठे इन तलबा ने मुजरिमीन को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। देखिए, पार्लियामेंट में सरकार सो रही है। अगर सरकार के अंदर सांसें होती तो उनको फर्क पड़ता कि इस देश की बेटियों के साथ क्या हो रहा है। आज प्रियंका रेड्डी के साथ जो हुआ 7 साल पहले निर्भया के साथ हुआ। आज तक उनके जो एक्यूज्ड है उनको दरिंदों को फांसी नहीं मिली। कैसे मान ले कि प्रियंका रेड्डी के जो दरिंदे थे उनको फांसी मिल जाएगी। आपने कानून में फांसी तो डाल दिया, लेकिन किसी को फांसी तो मिल नहीं रही। यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप जाते हो पाकिस्तान पे स्ट्राइक करते हो, पाकिस्तान के खिलाफ आपके पास एक रात के लिए सारे आर्म्स एम्युनिशन इकट्ठे कर देते हो। कोई इंटरनेशनल ह्यूमन राइट नहीं है, लेकिन रेपिस्ट के ऊपर सारे ह्यूमन राइट्स चलते हैं क्या? हमारे सर्जिकल स्ट्राइक रेपिस्ट के ऊपर कब होंगे? करते हैं, रेप करके भाग जाते हैं। पूरा जुडिशियली सिस्टम चलता रहता है। 4-4, 5-5 साल हो जाते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे लोग निर्भया के दरिंदों का वेट कर रहे हैं फांसी का, वैसे ही लोग वेट कर रहे हैं कि कैसे होगा ये सब, इसका समाधान क्या है? I can't say anything. मैं भी 18 की हूँ और जब मैं कॉलेज से घर आती हूँ तो मुझे पता है कैसा अनसेफ फील होता है। मेरे पेरेंट्स फोन करके पूछते हैं, बेटा आप घर पहुँच गए हो सर? तो बार बार उनका कॉल करना, मुझे पता है वो कितना परेशान है। हम अपने घर से इतने दूर है सर, कब तक ये चलेगा? कब तक? आप कुछ भी कर लो सरकार, आपको जो करना है कर लो, बट प्लीज लड़कियों को सेव कर दो। सर, मैं फर्स्ट टाइम इसका पार्ट बनी हूँ और मैं चाहूँगी कि हर लड़की अगर ऐसे प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करे और वो अवेयर हो जाए, तो किसी की हिम्मत नहीं है उसे छू के भी दिखा दे। तो मैं चाहती हूँ कि वो अपने हक के लिए हैदराबाद इज्तिमाई इस्मत रेजी और कत्ल मामला राज्यसभा में जेर बहस आया। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने मामला उठाते हुए कहा कि इस्मत रेजी मामलों में रियासती हुकूमतों को सख्ती से काम लेना चाहिए। किसी एक रीजन का या पार्टी का दोष नहीं, बहुत कानून बनाए हमने इससे पहले भी, लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि खाली कानून बनाने से ही समस्या हल नहीं हो सकती। इस बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए पूरे देश, पूरे समाज को खड़ा होना होगा और हर लेवल पे खड़ा होना होगा और हर जगह प्रचार होना चाहिए, न सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर, विधानसभाओं के अंदर, बल्कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर एक वातावरण बनाने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी ज़रूरत जो है कि जब भी ऐसा कोई दोषी पाया जाए तो पक्षपात से हटकर, चाहे वो धर्म का पक्षपात हो, पार्टी का पक्षपात हो, उससे ऊपर उठकर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। यही मेरा अनुरोध होगा कि इस तरह की लोगों के साथ सख्ती से राज्य सरकारों को निपटना चाहिए। हैदराबाद इज्तिमाई इस्मत रेजी और कत्ल मामले में राज्यसभा में जया बच्चन ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। I don't know how many times I've stood and I've spoken on this kind of an attachar. I think it's time, whether it's Nirbhaya, whether it's Kathua, or whether whatever happened in Hyderabad, I think the people now want the government to give a proper answer and a very definite answer. What has happened, how they have tackled it, and how far the justice has been done to these people. इस तरह की चीज़ें कुछ कंट्रीज में होती हैं, वहाँ पब्लिक इसको जस्टिस देती है। मेरा सजेशन है, आई नो इट्स अ लिटिल हार्श, बट आई थिंक दीज काइंड ऑफ पीपल नीड टू बी ब्रॉट आउट इन पब्लिक एंड लिंच्ड प्रॉपर्ली। हैदराबाद इज्तिमाई इस्मत रेजी और कत्ल मामला लोकसभा में भी मौजू रहा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि ऐसे वाक़यात बयान करने के लिए अल्फाज नहीं है। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस्मत दरी के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए तैयार है।
अध्यक्ष महोदय, हैदराबाद की जो एक घटना घटित हुई है, मैं समझता हूं कि इससे बड़ा और कोई दूसरा अमानवीय कृत्य नहीं हो सकता। और अध्यक्ष महोदय, सचमुच जैसा सभी माननीय सदस्यों ने कहा है, यह सारा देश इस घटना को लेकर शर्मसार हुआ है। सारे सदन की भावनाओं को देखकर इस प्रकार की घटना के लिए जो भी जिम्मेदार है, जो भी अपराधी हैं, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने के लिए जो भी प्रोविजन करना होगा, यह सरकार वह प्रोविजन करने को तैयार है। और जिस भी प्रकार का कठोर कानून बनाने पर सहमति बनेगी, हम उस प्रकार का कानून बनाने को तैयार हैं। तेलंगाना के शादनगर में वेटरनरी डॉक्टर की इस्मत रेजी और कत्ल के मामले के बाद दिल्ली में कॉलेज की तालिबात ने अपने हक के लिए आवाज उठाई। इन तालिबात का कहना है कि ऐसा कानून बनना चाहिए जिससे फौरी सजा का तयन किया जा सके और गुनाह करने वाला ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि उसको उसकी बड़ी सजा मिलेगी। हैदराबाद की घटना के बाद पूरे देश में महिलाएं अपनी सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रही हैं। इतनी बर्बरतापूर्वक इस घटना को अंजाम दिया गया, कहीं ना कहीं हर एक लड़की, हर एक महिला अपनी सेफ्टी को लेकर सवाल खड़ा कर रही है। आखिर ऐसा कब तक और क्यों? माय नेम इज़ श्रुति। और जैसे अब हमने देखा जो कुछ भी हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं हमें भी थोड़ा कभी फील होता है कि क्या ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है। कई बार सोचने में आता है तो थोड़ा लगता है अंदर से ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़े लॉ स्ट्रिक्ट, बहुत स्ट्रिक्ट होने चाहिए, ऐसा भी फील होता है। मुझे लगता है हमारी गवर्नमेंट को कुछ ऐसे रूल्स और लॉ बनाना चाहिए, और ये जो भी सब हुआ इसके लिए। और बिल्कुल, जैसे ये इंसिडेंट हुआ था और इसके बाद ही मैं क्लास के लिए गई, तो मैं देख रही थी, वही थोड़ा डर सा था मन में कि जिस रोड पे मैं खड़ी हूँ, आई वॉज वेटिंग फॉर माई कैब, और उस स्ट्रीट पे कोई लाइट ही नहीं थी, कोई आ रहा है, कोई कुछ देख रहा है। एंड नॉर्मल टाइम था, ज़्यादा टाइम भी नहीं था, इट वॉज ओनली 6:30 था इवनिंग में। तो वही स्ट्रीट पे लाइट्स नहीं है और सब ऐसे देख रहे हैं, और बस तो थोड़ा डर था मन में इस चीज़ के बाद। स्पेशली शिक्षित की बात नहीं होती, बात ये होती है कि उनके घर में भी उन्हें सिखाया जा रहा है ना, तो वो अपने घर से जो सीखते हैं वही वो बाहर करेंगे। जब घर में ये बताया जा रहा है कि लड़कियों को सिर्फ इस्तेमाल करना है, या लड़कियां सिर्फ इसलिए है कि वो घर में खाना बनाएंगी, तो ये सब चीज़ें होंगी। और जहाँ तक बात है कि उनको शिक्षित की, तो जहाँ पे भी वो जा रहे हैं पढ़ने, तो उनको ये सिखाना चाहिए कि सब बराबर हैं। और कोई भी लड़की अगर स्कूटी पे जा रही है, कल कुछ उसके साथ होता भी है, तो हर लड़की ये सोचती है कि मैं किसी की हेल्प लूँ ना लूँ। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। दिल्ली जैसे शहर में इतना कुछ है, तो वहाँ तो बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते किसी से। अगर मेरे अंदर ये डर है कि मैं शॉर्ट्स पहन के बाहर निकलूंगी, कि मैं अंधेरे में बाहर निकलूंगी, तो हो सकता है मेरे साथ कुछ गलत हो जाए, तो ऐसा होना चाहिए, ऐसे कॉन्सिक्वेंसेज होने चाहिए कि जो लोग हैं, जो ऐसी सोच रखते हैं, उनके अंदर ये डर होना चाहिए कि अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो हमारे साथ भी कुछ बहुत ही गलत होगा, हमें सजा मिलेगी और तुरंत मिलेगी। उन्हें पता है कि आज से 5 साल बाद भी हम जेल में हो सकता है रहें, या बेल भी मिल जाए, कुछ भी पता है। तो कॉन्सिक्वेंसेज होना चाहिए, और डर अगर हमारे मन में है तो उनके मन में दुगना होना चाहिए। भय होना जरूरी है, क्योंकि ये भय समाज में संतुलन हिसाब से रखता है। ये महिलाएं आज यहाँ बैठकर अपने लिए सुरक्षा की मांग कर रही हैं। अब देखना ये है कि इस तरह के जघन्य अपराध पर हमारे देश में कब लगाम लगती है। कैमरा पर्सन हरीश के साथ मैं रवि कुमार मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। मक्का में हिंद सऊदी अरब के बीच हज 2020 मुआहदे पर दस्तखत हुए। वजीर बराए अक़लियत उमूर मुख्तार अब्बास नकवी और सऊदी अरब के वजीर हज और उम्रा डॉक्टर मोहम्मद सोलेह बिन ताहिर ने मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदे के बाद मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हिंदुस्तान पूरी दुनिया का पहला मुल्क बन गया है जहां हज 2020 100% डिजिटल हो गया है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन दरख्वास्त, ई वीज़ा, हज पोर्टल, हज मोबाइल ऐप, ई मसीहा, सेहत की सहूलत, मक्का मदीना में क़याम की मालूमात, हिंदुस्तान में ई सामान की प्री टैगिंग का बंदोबस्त किया गया है। इस साल से हज हाउस मुंबई में 100 टेलीफोन लाइन के इंफॉर्मेशन सेंटर का आगाज किया गया है ताकि आज़मीन हज को हर तरह की मालूमात फराहम की जा सके और हज के पूरे अमल की तकमील में मदद मिल सके। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हज 2020 में 2 लाख हिंदुस्तानी मुसलमान बगैर किसी सब्सिडी के हज पर जाएंगे। उन्होंने बताया कि 28 नवंबर तक मुल्क भर से मौसूला ऑनलाइन दरख्वास्तों में जम्मू कश्मीर से अब तक तकरीबन 15,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। हज दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 5 दिसंबर 2019 है।
अब मोबाइल फोन और इंटरनेट के इस्तेमाल में पहले वाली बात नहीं रहेगी। जी हां, कल से टेलीकॉम कंपनियां अपने टैरिफ में 50% तक का इजाफा कर रही हैं। दरअसल टेलीकॉम कंपनियों का करोड़ों का हुकूमत पर बकाया है, जिसकी अदायगी को लेकर दबाव बढ़ रहा था, जिसके बाद इन कंपनियों ने अपने नए प्लान का ऐलान कर दिया। एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया की 3 दिसंबर रात 12 बजे से नई कीमतें लागू हो जाएंगी, जबकि जियो ने 6 दिसंबर से इजाफे का ऐलान किया है। पिछले 5 सालों में यह पहली बार है जब प्रीपेड प्लान की कीमतों में इजाफा किया गया है। उनके लिए तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, एंड वो अगर उनको कोई इंपॉर्टेंट कॉल भी करना हो एंड इन केस अगर उनके रिचार्ज ना हो उनके फ़ोन में, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी उनके लिए। मेरे ख्याल से हर इंसान आज की डेट में मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर रहा है, चाहे वो रिक्शा चलाता हो, चाहे वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो। और अपने से जो दूर रहते हैं लोग, स्पेशली जो आर्मी में लोग हैं, जो सोल्जर्स हैं, वो एक मोबाइल फ़ोन ही होता है जिसके ज़रिए से वो अपने घर वालों से कम्युनिकेट करते हैं, उनसे अपना कांटेक्ट बना के रखते हैं। तो अगर इसके प्राइसेस बढ़ेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उनसे अपने दूर बैठे दोस्तों और अपनी फैमिली से बात करना, तो प्राइसेस नहीं बढ़ने चाहिए। यूजर देखो, जैसे मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, एक स्टूडेंट से लेके चाहे कोई भी हो, सबको मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत पड़ती है, और ऐसे में ये ऐसे अपने रेट्स बढ़ा देंगे तो कैसे चलेगा। जैसे पहले रिक्शे वाले होते हैं, रिक्शे वाले से लेकर कोई भी बड़े से बड़ा आदमी, सबको ज़रूरत होती है एक मोबाइल फ़ोन की। अब उसमें ये अपने रेट्स बढ़ाएंगे तो कैसे लोग अपनी आमदनी से अपने करेंगे, कैसे किससे मांगेंगे, कहाँ जाएंगे। मानना ये है कि सर जो भी कराए सही नहीं किया है, जो अचानक ये रेट बढ़ाती जा रही है, ये तो आम आदमी के लिए मुश्किल की बात है। जो है एकदम से अचानक रेट बढ़ा रही है, वैसे एयरटेल, वोडाफोन होगी कंपनियाँ एकदम से अचानक रेट बढ़ा रही है तो गलत है। अब ये मोबाइल फ़ोन ऐसी चीज़ है कि हर जगह तो इसके बिना काम नहीं चलता, ठीक है, बट लेकिन अब लोगों के ऊपर एक असर पड़ेगा कि हाँ, इसके जो चार्जेस लगने वाले हैं, वो शुरू में तो ऐसा कुछ नहीं कहा था ना, इसके चार्जेस बढ़ेंगे। अब चार्जेस बढ़ेंगे तो लोग, ऊपर से इतनी मंदी आ रखी है कि हर तरफ से आदमी त्राही कर रहा है। दिल्ली वालों को फजाई आलूदगी से कुछ हद तक राहत मिलती दिखाई दे रही है। मौसम ने भी अपना मिजाज बदल दिया है, सर्दी का असर दिखने लगा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी कुछ हद तक बेहतरी देखने को मिल रही है। आम लोग का कहना है कि हालात पहले से बेहतर हुए हैं। आंखों में जलन, सांस लेने में जो दिक्कतें पेश आ रही थी, उनमें कुछ कमी महसूस की जा रही है। इससे बेटर है, 50% बेटर है, और थोड़ा ठंड भी बढ़ गई है, पहले से बेटर है, बट स्टिल है कुछ है क्वालिटी। कोई सांस लेने में दिक्कत या आंखों में कोई जलन, इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, पहले से बेटर है। अभी भी वैसा ही लग रहा है, यहाँ पे तो इतना अच्छा नहीं लग रहा है जैसा हम जैसे गाँव में फील करता है, वैसा तो नहीं लग रहा है। क्या परेशानी यहाँ लग रही है आपको? हवा में क्या दिक्कत महसूस हो रही है? महसूस ऐसे थोड़ी सी अजीब तरीके से स्माइल वगैरह से ऐसे आती है, एकदम फ्रेश जो हवा मिल रही है वो वैसे नहीं मिल रही है। आंखों में कोई जलन की महसूस होती है, जैसा आप कह रहे हैं कि विलेजेस एरिया में डिफरेंट फील करते हैं? हाँ, बिल्कुल होता है, जैसे आंखों में एकदम पानी से आने स्टार्ट हो जाता है ऐसे। सांस जब लेते हैं तो क्या फील होता है? एयर फ्रेश फील नहीं होता है? नहीं, फ्रेश नहीं होता है, एकदम थोड़ा सा ऐसे बदबू तरीके से आती है एयर। कसरत अज़दवाज निकाह हलाला के खिलाफ मफाद आमा की अर्जियों पर फौरी समाअत से आज सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। सरमाई तातिलात के बाद जनवरी के महीने से इस मामले में बाज़ाब्ता समाअत शुरू हो सकती है। अदालत ने तमाम अर्जियां आईनी बेंच को सौंप दी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अर्जी गुजार से कहा कि कसरत अज़दवाज और निकाह हलाला हजारों साल से चला आ रहा है और ये मजहबी रस्म रिवाज भी हो सकता है। एडवोकेट और बीजेपी लीडर अश्विनी कुमार उपाध्याय इस मामले में अदालत से रुजू हुए। उन्होंने कहा कि कसरत अज़वाज सनफी मसावत के खिलाफ है और मजहबी गैर जानिबदारी के मनाफी है। अश्विनी उपाध्याय का कहना है कि हलाला को इस्मत दरी करार दिया जाना चाहिए। विवाह और हलाला का मामला इनफैक्ट 3 तलाक वाले केस में भी था। हमारी 3 तलाक की जो PIL थी उसमें भी हमने बहुविवाह और हलाला को भी बैन करने की मांग किया था, लेकिन उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केवल 3 तलाक का इशू डिसाइड किया, बहुविवाह और हलाला का विषय छोड़ दिया। इसलिए हमने दोबारा फिर से एक PIL फाइल किया था, और जो कि अब 5 जजों के सामने रेफर हो चुका है। इस पर सुनवाई 5 जजों को करना है। उसमें हमारी मुख्य रूप से पहली मांग तो ये है कि ये बहुविवाह को बैन किया जाए, क्योंकि कोई महिला 2 पति नहीं रह सकती।
तो कैसे एक व्यक्ति एक पुरुष 2 पत्नी रख सकता है? ये टोटली जेंडर जस्टिस के खिलाफ है, सेकुलरिज्म के खिलाफ है। शहरियत तरमीमी बिल के मामले पर पीस पार्टी के सदर डॉक्टर अयूब ने कहा है कि मुल्क आईन और अवाम के साथ धोखा किया जा रहा है। बीजेपी इस बिल के जरिए मुसलमानों को निशाना बनाना चाहती है। उनका कहना था कि मुसलमानों की शहरियत खत्म करने की साजिश रची जा रही है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेकर लगातार विवाद हो रहा है। आज पीस पार्टी ने इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हमारे साथ पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर अयूब साहब मौजूद हैं। अयूब साहब, सीधे तौर पर आपको इस पर क्या एतराज़ है? देखिए, ये तो बिल्कुल देश और संविधान के साथ, जनता के साथ ये बहुत बड़ा धोखा है। और जो भाजपा, जो फासिस्ट सरकार आज केंद्र में है, वो सरकार अपना वोट बैंक ठीक करने के लिए मुसलमानों को ख़ास तौर पर टारगेट कर रही है और इसीलिए मुसलमानों को इस देश की नागरिकता ख़त्म करने की बहुत बड़ी साजिश चल रही है। और इस साजिश के ख़िलाफ़ पीस पार्टी पूरी तरीके से इसका विरोध करेगी। हमने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से इसका विरोध पहले ही कर दिया है और 2020 में 10 फरवरी को हम जंतर मंतर पर इसका बहुत बड़ा प्रदर्शन करना रहे इसके विरोध में। एक बात बताइए, अमेंडमेंट बिल आ रहा है तो जो घुसपैठिए हैं देश में हैं उनके खिलाफ है ये, तो फिर आपको क्यों लगता है कि ये मुसलमानों के खिलाफ साजिश है? मुसलमानों को तो ये हमेशा पाकिस्तानी बताते रहते हैं ना। जो इस मानसिकता के, जो फासिस्ट सांप्रदायिक मानसिकता के हैं, मुसलमानों को हमेशा टारगेट करते रहते हैं ना। घुसपैठिया कौन है? मुसलमान है तो घुसपैठिया है, और जो मुसलमान नहीं वो शरणार्थी है। ये कहाँ का नियम है? आप इसके खिलाफ आवाज़ आज यहाँ से उठा रहे हैं, क्या क्या कदम आप उठाने वाले हैं? देखिए, पीस पार्टी तो पूरे प्रदेश से, देश के सभी जगहों से पीस पार्टी ने इसको ज्ञापन दे दिया है कि पीस पार्टी इस कार्य से सहमत नहीं है और ये असंवैधानिक कार्य है। इस संवैधानिक कार्य का और असामाजिक और फासिस्ट काम है और इसका पीस पार्टी हर स्तर पर विरोध करेगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले असम में एनआरसी कराई, अब ये बिल आ रहा है जिसको संवैधानिक आप बता रहे हैं, तो क्या आप लोग सुप्रीम कोर्ट में भी इसको चैलेंज करेंगे? नहीं, बिल्कुल। अगर ये पास हो जाता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे इसके खिलाफ, क्योंकि धर्म के आधार पर ये तो जो भी अगर कानून बनता है, अगर देश के संविधान के मूल भावना के विरोध होता है तो ये सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार बनता है कि उस कानून को रद्द करे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कैमरामैन अंकित जैन के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। वक्त हो गया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों का, तो नजर डालते हैं सुर्खियों पर। भोपाल में एहतजाज कर रहे असिस्टेंट प्रोफेसर्स से वजीर तालीम जीतू पटवारी की अपील, कहा धरना खत्म करे, जल्द मिलेंगे तकर्रुरी लेटर, सरकारी काम में लगता है वक्त। मध्य प्रदेश में खाद को लेकर जबानी जंग जारी, बीजेपी ने कहा किसानों को नहीं मिल रही है खाद, वजीर ज़राअत ने कहा कोई कमी नहीं है खाद की। छत्तीसगढ़ के वजीर कवासी लखमा के मुतनाज़ा बोल, कहा बीजेपी है बेशरम पार्टी। बैतूल में स्कूली तलबा को छेड़ना एक मजनू के लिए भारी पड़ गया। रोज रोज की छेड़छाड़ से तंग आकर एक लड़की ने मजनू की बीच सड़क पर जूते से जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान डायल 100 भी वहां पहुंच गई। पुलिस मजनू को थाने लेकर गई पर फौरन उसे रिहा भी कर दिया। लड़की ने थाने जाकर मामला दर्ज करवाया और पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है। हमारी एक दिन की प्रॉब्लम नहीं, रोज पता है ये लड़का नहीं, इसके पहले वो गुलशन था और ये पता है कई लोग आते हैं हमारे पीछे जा रहा, हम किसी को नहीं बोलते और लगे तो माँ बाप के जैसे इसलिए नहीं बोलते कि आगे हमारा पढ़ाना ना छूट जाए, हम इसलिए डरते हैं, नहीं तो हम कुछ कर नहीं सकते। तेरी माँ आरोपी की शीघ्र तलाश कर गिरफ्तार किया जाएगा। सर कल उसको डायल 100 ने भी पकड़ा था, फिर क्या उसे छोड़ दिया गया था बाद में? इस संबंध में तो मुझे जानकारी नहीं है। छत्तीसगढ़ में देर से ही सही धान की खरीदारी शुरू हो गई है और उस पर सियासत भी जमकर हो रही है। बीजेपी किसान मोर्चा ने हुकूमत पर किसानों को परेशान करने का इल्जाम लगाया है। साथ ही इंतखाबी मंशूर में ऐलान के बाद भी खरीदारी नहीं करने पर उसने कांग्रेस पर जमकर हमला भी बोला, जबकि कांग्रेस उसके लिए मरकज को जिम्मेदार ठहरा रही है।
हम लोग इस बात के लिए भी हमारा आरोप है, हम कांग्रेस सरकार की आलोचना करते हैं कि धान के रकबे में जिस प्रकार की कमी करके और भय का वातावरण जो बनाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो हमारे किसान और किसान लोग कोई धान की खेती नहीं किए, लग रहा है गांजे की खेती की है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी मामले की गूंज रियासत ही नहीं अब कौमी सतह पर भी सुनाई देने लगी है। 2500 रुपए फी क्विंटल धान की खरीदारी न करने पर रियासती हुकूमत ने मरकज को निशाना बनाया था, लेकिन धान की खरीदारी शुरू होते ही अब बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। इस सिलसिले में बीजेपी लीडर अलग अलग जगहों पर एहतजाज कर रहे हैं। बीजेपी ने कांग्रेस पर रियासत के किसानों को धोखा देने का इल्जाम लगाया। छत्तीसगढ़ शासन ने अपने घोषणा पत्र के मुताबिक आचरण करना चाहिए, हम सबकी अपेक्षा थी। हम सब ये मानते थे कि 2500 रुपये कुंटल धान की खरीदी होगी, लेकिन अभी तक धान की जो खरीदी हो रही है वो 1815 रुपया कुंटल के हिसाब से ही धान की खरीदी हो रही है। और उसके आगे का ये रुपया किस प्रकार से देंगे, किसानों को किस प्रकार से उनके पैसे मिलेंगे, इस बात की कोई स्पष्ट जानकारी किसानों के पास नहीं है। लोगों को ये भी समस्या देखने के लिए मिल रही है कि किसान अपना रोज का दैनिक जीवन का, अपने बच्चों के फीस पटाने का, कपड़े बनवाने का, अपने माता पिता का इलाज कराने की भी जो समस्या है, उसके लिए भी अगर धान कहीं बेचना चाह रहा है तो सख्ती इतनी है कि वो किसी भी प्रकार से धान खरीद बेच नहीं पा रहा है। रियासती हुकूमत ने 2500 रुपए फी क्विंटल के हिसाब से धान खरीदने का ऐलान किया था, जिसके बाद किसानों ने जमकर धान की खेती की, लेकिन किसानों में इस बात को लेकर नाराजगी है कि हुकूमत ऐलान के बावजूद तयशुदा कीमतों पर धान नहीं खरीद रही है। मैं देख लो नहीं हूँ मैं पहले कितना रेट में बेचत रहा है? तो पर साल तो 25 लेस ना, अभी अब कहा था कि 1800 कोई घटाए दी से तो देने पड़ी, खाए तो देने पड़ी। कैसा है रेट कम हो गई से बार तो अब किसान ला तो समस्या होगी से, अब रेट कम कर दी तो समस्या ना है। इंतखाबात के दौरान कांग्रेस ने ऐलान किया था कि 2500 रुपए फी क्विंटल के हिसाब से वो धान खरीदेगी, लेकिन कांग्रेस का ये ऐलान उसी के गले की हड्डी साबित हो रही है। एक तरफ मरकजी हुकूमत ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, वहीं रियासती हुकूमत पूरे मामले में मरकजी हुकूमत को जिम्मेदार बताकर किसानों को अपने हक में करने में जुटी है। न्यूज़ 18 उर्दू, अंबिकापुर। राजनांदगांव में एक अनोखे डॉग शो का इनेकाद किया गया, जिसमें कई रियासतों के सैकड़ों कुत्तों ने शिरकत की। इन मुकाबलों में शानदार मुजाहरे करने वाले कुत्तों के मालिक को भी इनामात से नवाजा गया। हाथ में ट्रॉफी और गले में मेडल मालिक के हैं, पर कमाल कुत्ते ने किया है, जिसका इनाम इसके मालिक को दिया गया। राजनांदगांव के सरकार कमल कॉलेज ग्राउंड में एक अनोखे डॉग शो का इनेकाद किया गया, जिसमें उड़ीसा, मगरबी बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के 150 से ज्यादा कुत्तों ने हिस्सा लिया। सभी कुत्तों ने अपने अपने मालिक के साथ करतब दिखाए और शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले कुत्तों के मालिक को ट्रॉफी दी गई। ये हमारा तीसरा आयोजन है राजनांदगांव डॉग लवर्स की तरफ से। राजनांदगांव में पहला आयोजन हमने 2017 में चालू किया था, 17, 18 और ये 19 का हमारा तीसरा आयोजन है। इस बार आयोजन में जो डॉग्स जो स्वान हमारे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे हैं वो उड़ीसा से, आपका मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र नागपुर से आए हुए हैं तथा छत्तीसगढ़ राज्य के कई जिलों से भी हैं। इस मुकाबले में शिरकत करने आए कुत्तों ने यहाँ मौजूद शायकीन का भी दिल जीत लिया। इन मुकाबलों को देखने के लिए दूर दूर से शायकीन पहुंचे थे। जीतने वाले कुत्तों के मालिक को ट्रॉफी के अलावा नकद इनाम से भी नवाजा गया। और इस बार डॉग शो में हमने प्रोत्साहन के रूप में डॉग को प्रोत्साहन मिले, स्वानों को प्रोत्साहन मिले, साथ में ओनर्स को भी मिले करके हमने इस बार कैश प्राइज रखा हुआ है, जो कि प्रथम पुरस्कार 11,000 रुपये है। लगभग 150 से ज़्यादा डॉग्स ने आज पार्टिसिपेट किया है। ये मुकाबले गुज़िश्ता 3 साल से जारी हैं। 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगले साल इस डॉग शो को और भी शानदार तरीके से कराने की तैयारी है। न्यूज़ 18 उर्दू, राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ के वजीर कवासी लखमा ने एक बार फिर मुतनाज़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी बेशरम पार्टी है। अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले छत्तीसगढ़ के वजीर कवासी लखमा ने एक बार फिर मुतनाज़े बयान दिया है।
लखमा ने बीजेपी को बेशर्म पार्टी करार दिया। इन्होंने महाराष्ट्र में इंतखाबात के बाद हुए हाई वोल्टेज ड्रामे के पस मंजर में कहा कि बीजेपी एक बेशर्म पार्टी है। इसी महीने में महाराष्ट्र के नेता, महाराष्ट्र के कांग्रेस पार्टी और शिवसेना और शरद पवार के सरकार पार्टी ने बहुत अच्छा फैसला किया है और ये लोग संविधान को नहीं मानते हैं। जो बाल बच्चे सोए थे, गाय बैला सोने के बाद इन लोग शपथ लेते हैं 6 बजे, तो वो उस लोग बेशरम लोग हैं। जब लखमा से मीडिया ने सवाल किया कि अगर बीजेपी बेशर्म है तो जिंदगी भर कांग्रेस को कोसने वाली और गांधी परिवार के खिलाफ बयानबाजी करने वाली शिवसेना के साथ हुकूमत बनाने वाली कांग्रेस को क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि शिवसेना को लोगों ने गुमराह कर रखा था, अब वो सही रास्ते पर आ गई है। शिवसेना का दोष नहीं है। शिवसेना क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन थे। परगा ठाकुर, भोपाल का मेयर सांसद परगा ठाकुर, इस टाइप के लोग उनको भर करा रहे थे। लखमा के बयान के ताल्लुक से जब साबिक वज़ीर-ए-आला रमन सिंह से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि लखमा की बातों को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कवासी कुछ बोलता है, उसका जवाब देने की जरूरत मैं नहीं समझता, क्योंकि कवासी का जैसा वो बात करता है उसके लायक ठीक है वो बात। ये पहला मौका नहीं था जब कवासी लखमा ने कोई मुतनाज़ बयान दिया हो। कई बार वो अपने बयानों से पार्टी और खुद को बैकफुट पर ढकेल चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू,